कैसे हो? तो बेटा आज हम करेंगे वर्क डन ड्यूरिंग आइसोथर्मल प्रोसेस। क्वेश्चन आता है कि ड्राइव एन एक्सप्रेशन फॉर द वर्क डन ड्यूरिंग आइसोथर्मल प्रोसेस, राइट? क्लियर? तो इसके लिए हमने क्या करना है, वही कंसिडर वन मोड ऑफ एन आइडियल गैस इन अ परफेक्टली कंडक्टिंग सिलेंडर फिटेड विद अ परफेक्टली फ्रिक्शनलेस पिस्टन ऑफ एरिया क्रॉस सेक्शन ए। ये सभी में आपने लिखना है, ठीक है? कंसिडर, राइट डाउन, कंसिडर, चलो मैं लिखता हूँ, कंसिडर वन मोड ऑफ एन आइडियल गैस, राइट? कंसिडर वन मोल ऑफ एन आइडियल गैस contained in a perfectly conducting, क्योंकि ये हमारे पास आइसोथर्मल प्रोसेस है तो हमारे पास क्या आएगा, परफेक्टली कंडक्टिंग सिलेंडर, ठीक है? प्रोसीजर वन मोल ऑफ एन आइडियल गैस कंटेन इन अ परफेक्टली कंडक्टिंग सिलेंडर fitted with a perfectly frictionless piston, fitted with a perfectly frictionless piston, right? Frictionless piston of area cross section of area of क्रॉस सेक्शन ए। ये मैंने इसलिए लिखाया क्योंकि नेक्स्ट जो आर्टिकल होगा उसमें भी यही लिखना है, तो बाद में मैं लिखूंगा ही नहीं। क्लियर? सो कंसिडर वन मोल ऑफ एन आइडियल गैस कंटेन्ड इन अ परफेक्टली कंडक्टिंग सिलेंडर फिटेड विद अ परफेक्टली फ्रिक्शनलेस पिस्टन ऑफ एरिया क्रॉस सेक्शन ए, राइट? क्लियर? चलें आगे। लेट वी इज द वॉल्यूम ऑफ द गैस, लेट वी इज द वॉल्यूम of the gas, right? P is the pressure of the gas। फास्ट लिख रहा हूँ मैं ताकि मेरा आर्टिकल हो जाए। T क्या है? That is the temperature of the gas। ओके, क्लियर? तो हमारे पास क्या है, हमने क्या किया, एक वन मोल ऑफ आइडियल गैस ले लिया। किसमें? एक ऐसा हमारे पास सिलेंडर है जिसकी वॉल्स कंडक्टिंग है, जिसमें पिस्टन है, फ्रिक्शनलेस पिस्टन है, वो भी कंडक्टिंग है, और उस पिस्टन का एरिया क्रॉस सेक्शन कितना है, ए। वी क्या है हमारे पास, दैट इज द वॉल्यूम ऑफ द गैस। पी हमारे पास क्या है, प्रेशर ऑफ द गैस, एंड टी हमारे पास क्या है, टेम्परेचर ऑफ द गैस। इज दैट क्लियर? नाउ लेट द गैस एक्सपैंड एंड पिस्टन मूव्स थ्रू अ डिस्टेंस स्मॉल डी एक्स। ये नोट कर लिया? ओके। लेट द गैस एक्सपैंड्स, गैस इज अलाउड टू एक्सपैंड होता है वैसे। लेट द गैस इज अलाउड टू एक्सपैंड, लेट द गैस इज अलाउड टू एक्सपैंड, लेट द गैस इज अलाउड टू एक्सपैंड। फिर क्या हुआ? एंड द पिस्टन मूव्स, एंड द पिस्टन मूव्स थ्रू अ डिस्टेंस, थ्रू a distance dx, राइट? गैस एक्सपेंड कर गई। यहाँ पर छोटा सा मैं डायग्राम बना देता हूँ। ये हमारे पास परफेक्टली कंडक्टिंग सिलेंडर है और उसके ऊपर परफेक्टली कंडक्टिंग पिस्टन है और फ्रिक्शनलेस है। P प्रेशर है, V वॉल्यूम है, T क्या है, टेम्परेचर। सपोज करो ये गैस एक्सपेंड कर गई। जैसे ही गैस एक्सपेंड की, ये पिस्टन जो है यहाँ से यहाँ पर आ गया थ्रू अ डिस्टेंस dx। पिस्टन मूव कर गया। जैसे ही गैस एक्सपैंड हुई, व्हेन द गैस इज अलाउड टू एक्सपैंड, तो पिस्टन के ऊपर तो ऐसे बाल्स ऑफ पिस्टन के ऊपर प्रेशर तो आएगा, प्रेशर के साथ गैस एक्सपैंड करेगी, उसका मतलब ये ऊपरी तरफ एक्सपैंड कर रहा थ्रू अ डिस्टेंस dx। ये तो पता ही है, राइट? नाउ फोर्स एक्टिंग ऑन द पिस्टन, ध्यान से सुनना हर स्टेप। फोर्स एक्टिंग ऑन द पिस्टन, फोर्स क्या होती है? मैंने बताया था कि प्रेशर क्या होता है, पढ़ा है आपने, फोर्स अपॉन एरिया। तो फोर्स किसके बराबर होगा? प्रेशर इनटू एरिया। प्रेशर होता है फोर्स अपॉन एरिया, राइट? नाउ वर्क डन टू मूव द पिस्टन, वर्क डन टू मूव the piston
वर्क डन टू मूव द पिस्टन थ्रू अ डिस्टेंस dx, थ्रू अ डिस्टेंस dx। कितना होगा वर्क डन? dw किसके बराबर होगा? f डॉट dx। लेकिन जिस तरफ को फोर्स लग रही है पिस्टन भी उस तरफ को जा रहा है, तो इसका मतलब एंगल कितना हुआ? 0। तो f dx cos 0 बन गया। cos 0 क्या होता है? 1। सो dw हमारे पास किसके बराबर आ गया? f dx। f की वैल्यू पुट कर दो, दैट इज p a dx। ठीक है, मैं फास्ट इसलिए कर रहा हूँ कि आपको आता है। सो हमारे पास dw किसके बराबर आ गया? दैट इज f dx। और हमें पता है कि हमारे पास जो f dx है वो किसके बराबर है? p a dx। और आपको ये भी पता है a dx, हमने ये भी किया था कि a dx किससे बराबर होता है? dv के बराबर। बिकॉज ये हमने किया हुआ है कि a dx जब हम निकालते हैं, यहाँ पर देखा, यहाँ पर दिखाई दे रहा है, यस, बिकॉज a इंटू dx वो dv के बराबर होता है। क्लियर है? a इंटू dx किससे बराबर होता है? dv के बराबर होता है। ये हमने सबसे पहले प्रूव किया। ओके, तो a इंटू डी एक्स दैट इज इक्वल टू डी वी। सो डी डब्ल्यू किसके बराबर है? पी डी वी। ध्यान से सुनना है क्योंकि बाहर कंस्ट्रक्शन चल रही है, मशीनों की आवाज़ आ रही है, तो सारा कमरा बंद है फिर भी आवाज़ आ रही है। तो बट आपने कंसंट्रेशन करनी है, जो पूरी कंसंट्रेशन के साथ आपने सुनना है कि मैं क्या बोल रहा हूँ। सो डी डब्ल्यू हमारे पास किसके बराबर आ गया? एफ डॉट डी एक्स दैट इज इक्वल टू एफ डी एक्स कॉस 0। डी डब्ल्यू किसके बराबर आ गया फिर? एफ डी एक्स। बिकॉज जिस तरफ को फोर्स लग रही है उसी तरफ को हमारा जो पिस्टन हुआ है वो मूव कर रहा है। F की जगह हमने क्या पुट कर दिया? पी ए। पी क्या है? दैट इज़ अ प्रेशर। ए क्या है? दैट इज़ अ एरिया क्रॉस सेक्शन। डी एक्स क्या है? जितने डिस्टेंस पर वो मूव कर रहा है। और ए इंटू डी एक्स क्या होता है? एरिया इंटू लेंथ, वो क्या होता है? वॉल्यूम के बराबर होता है। तो हमने डी वी पुट कर दिया, तो दैट इज़ पी डी वी। राइट, क्लियर? तो डी वी क्या है? दैट इज़ द इंक्रीज इन द वॉल्यूम ऑफ द गैस। ये डी वी जो है दैट इज़ द इंक्रीज इन वॉल्यूम ऑफ द gas. This is the increase in volume of the gas. ये मैंने नीचे लिखा है, increase in volume of the gas. Okay, so this is the increase in the volume of the gas. इतनी बात क्लियर होगी? अब ये नोट कर लिया आपने, स्क्रीनशॉट ले लिया, वेरी गुड। अब देखो ध्यान से हमने क्या करना है, सारा कुछ आपको पता है, DW आपके पास निकल गया। अब आपके पास सपोज करो इनिशियल वॉल्यूम कितना है, VI ऑफ पानी वॉल्यूम कितना है, या V1 मान लो, दूसरा वॉल्यूम V2 मान लो। हमारे पास इनिशियल वॉल्यूम कितना था? दैट इज इनिशियल वॉल्यूम ऑफ द गैस। इनिशियल वॉल्यूम ऑफ द गैस। V2 क्या है? दैट इज द फाइनल वॉल्यूम ऑफ द गैस। क्लियर? DW हमारे पास कितना था? हमने कितना निकाला? DW हमने कितना निकाला? PdV। ऐसे निकाला, देखो DW हमने निकाला वो PdV के बराबर है। हमें चाहिए टोटल वर्क डन, राइट? सो टोटल वर्क डन W, टोटल वर्क डन W दैट इज इंटीग्रेशन ऑफ DW विच इज इंटीग्रेशन ऑफ PdV। कहाँ से कहाँ तक? फ्रॉम V1 टू V2। पहले वॉल्यूम V1 था, बाद में क्या हुआ? V2 हो गया। क्लियर? P हमारे पास क्या है? P की वैल्यू आपने पुट करनी है। आपके पास स्टैंडर्ड इक्वेशन है फॉर आइसोथर्मल। आइसोथर्मल आपने इक्वेशन बनाई थी, मैंने कल बताया था आपको कि जो आइसोथर्मल इक्वेशन है फॉर एन आइडियल गैस, आइसोथर्मल इक्वेशन फॉर एन आइडियल गैस, आइसोथर्मल इक्वेशन फॉर एन आइडियल गैस। आइसोथर्मल इक्वेशन फॉर एन आइडियल गैस किसके बराबर होगी? PV इज इक्वल टू RT। NRT होता है, N हमारे पास 1 है इसलिए मैंने PV इज इक्वल टू RT लिया। तो यहाँ से आप P की वैल्यू पता निकाल लो, तो P किसके बराबर आ गया? RT अपॉन V। P किसके बराबर आ गया? RT अपॉन V, राइट? तो यहाँ पर ये जो हमारे पास P की वैल्यू है ये हमने यहाँ पर पुट कर देनी। ओके, क्लियर? स्क्रीनशॉट तो आप ले ही रहे हो साथ साथ में और इसको कर भी रहे हो। तो मैंने क्या करना है, इस W को ऐसे रखना है, P की वैल्यू RT अपॉन V कर देनी है। ओके, तो हम इसको मिटा देते हैं। तो हमारे पास जो W आ गया वो किसके बराबर आ गया? ध्यान से देखना है। तो वर्क डन, टोटल वर्क डन दैट इज इंटीग्रेशन ऑफ V1 टू V2, ये कितना बन गया? RT अपॉन V इंटू DV। P की वैल्यू मैंने पुट कर दी। P की वैल्यू कितनी थी? RT अपॉन V इंटू DV।
अब देखो आर गैस कांस्टेंट है, ये इंटीग्रेशन से बाहर आ जाएगा। टी टेम्परेचर कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा क्योंकि आइसोथर्मल प्रोसेस है। मैंने आर क्यों निकाला? बिकॉज आर इज गैस कांस्टेंट। टी क्या है? दैट इज अ टेम्परेचर। टेम्परेचर मतलब हमारे पास आइसोथर्मल प्रोसेस है तो टेम्परेचर कांस्टेंट होगा। अंदर क्या रह गया था? 1/dV। अब फार्मूला ध्यान से देखना, इंटीग्रेशन ऑफ 1/x dx, ये किसके बाद होता है? log x टू द बेस e। ये मैंने आपको पहले बताया। इंटीग्रेशन ऑफ 1/x dx किसके बाद होता है? log x टू द बेस e। यहाँ पर क्या है? 1/v, तो हम x की या v पुट कर देंगे। ओके, तो v1 टू v2 ये बन गया log v टू द बेस e। ओके, क्लियर? फिर आपने यहाँ पर v की वैल्यू पुट कर दी। सो यू कैन राइट हियर RT log e। पहले क्या पुट करोगे? सिंपल, चलो पहले ऐसे कर देते हैं, लिमिट बना देते हैं। log e एक स्टेप और कर लेते हैं, यहाँ पर कर देंगे v1 टू v। कितनी बात क्लियर होगी? फिर हमने पहले v2 पुट करना है, बाद में क्या करना है? v1 पुट करना है। सो यू विल गेट RT log e v2 log e v1। समझ आ गई? क्लियर? क्लियर हो गया? ये v1 जो है ये मैं यहाँ पर ले लेता हूँ, थोड़ा सा है ना, ताकि आपको क्लियर हो जाए। सो log e v2 माइनस log e v1, ये हमारे पास क्या आ गया? वर्क डन आ गया। RT log, अब आपको ये पता log x माइनस log y, ये नोट कर लिया आप? अब हमारे पास वही मैंने फार्मूले कल आपको बताए थे कि log x माइनस log y क्या होता है? log x अपॉन y। सो यू कैन राइट हियर w इज इक्वल टू RT log e v2 अपॉन v1। ठीक है? log x माइनस y किसके बराबर होता है? log x अपॉन y, मैंने कल बताया था। अब ये है नेचुरल लॉग। जब हम टू द बेस e लिखते हैं, टू द बेस e लिखने से हमारे पास ये क्या बन जाता है? नेचुरल लॉग बन जाता है। क्या बन जाता है? नेचुरल लॉग। ये आपको सही ढंग से दिखाई नहीं दे रहा है, मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ w दैट इज इक्वल टू RT log e v2 ओवर v1, ऐसे आएगा v2 ओवर v1। राइट? क्लियर? अब ये नेचुरल लॉग है, नेचुरल लॉग को लॉग टू द बेस 10 में हमने कन्वर्ट करना है। तो इसको याद रखना है कि log e जो है ये होता है 2.303 log टू द बेस 10। यहाँ पर बेस e है, यहाँ पर बेस 10 है। राइट? तो जब हम लॉगरिथम देखते हैं तो उसमें log टू द बेस 10 की वैल्यू आती है। तो हमारे पास जो w आ गया वो आ गया RT, राइट? या 2.303 पहले लिख लो, 2.303 पहले लिख दिया, RT यहाँ पर लिख दिया, log टू द बेस 10 v2 ओवर v1। ये टर्म याद रखनी है कि नेचुरल लॉग को हम log टू द बेस 10 में जब कन्वर्ट करते हैं, बेस e की जगह बेस 10 अगर लगाना है 2.3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा आपको। राइट? क्योंकि लॉगरिथम टेबल जो है वो हमें नेचुरल लॉग की वैल्यू भी देता है, लेकिन हम log टू द बेस 10 देखते हैं, सारी हमारी वही वैल्यू आती है। इज दैट क्लियर? सो आइसोथर्मल प्रोसेस है, सिंस द प्रोसेस इज आइसोथर्मल, सिंस द प्रोसेस इज आइसोथर्मल, हमारा प्रोसेस आइसोथर्मल है, तो P1 V1 किसके बराबर होता है? P2 V2। P1 V1 किसके बराबर होता है? P2 V2। ये तो हमने किया हुआ। P1 V1 किसके बराबर होता है? P2 V2। सो ये हमें क्या बोला है कि V2 अपॉन V1 किसके बराबर आ गया? P1 अपॉन P2 किसके बराबर आ गया? V2 अपॉन V1। तो V2 अपॉन V1 की जगह आप क्या लिख सकते हो? P1 अपॉन P2 भी लिख सकते हो। समझ आ गई? आपके पास जो रिलेशन आया उस रिलेशन में आप ऐसे भी लिख सकते हो बेटा कि ये तो हमने लिखा R करके, आप इसको लिख सकते हो W दैट इज इक्वल टू 2.303 RT log टू द बेस 10, कहाँ से कहाँ तक? ये बन गया P1 2, क्योंकि हमने V2 अपॉन V1 को किस में चेंज कर दिया? P1 पर 2, क्योंकि हमारे पास प्रोसेस आइसोथर्मल है, तो आइसोथर्मल प्रोसेस में P1 V1 किसके बराबर होता है? P2 V2 के बराबर होता है। सो दिस इज द वर्क डन ड्यूरिंग आइसोथर्मल प्रोसेस। क्लियर है? अगर आपके पास म्यू मोल्स होते हैं, सपोज करो, इफ यू हैव म्यू मोल्स, इफ यू हैव म्यू मोल्स या एन मोल्स, कितनी हो सकती
3, तो आपके पास जो वर्क डन आएगा उसमें साथ क्या लगेगा 3 और 3 RT, या यहाँ पर आप क्या लगा दो म्यू मोल्स लगा दो, फिर RT लगा दो, फिर यहाँ पर लगेगा log टू द बेस 10 V1 ओवर V2 या P1 ओवर P2। इतनी बात क्लियर होगी। मतलब अगर आपके पास n मोल्स है तो n मोल से क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ये इक्वेशन जो है, ये हमारे पास 1 मोल की है, तो n मोल के लिए क्या होगा, n मोल मल्टीप्लाई हो जाएगा, या म्यू मोल है तो उसके लिए हम क्या कर देंगे, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। सो दिस इज ऑल अबाउट वर्क डन ड्यूरिंग आइसोथर्मल प्रोसेस। अब चलते हैं हम वर्क डन ड्यूरिंग एडियाबैटिक प्रोसेस। क्लियर, सेम वैसा ही है, जो हमने लिखना है वो वैसे ही लिखना है। अब मैं लिखाऊंगा नहीं आपको, आपने खुद लिखना है, मैं बोल रहा हूँ और आपने उसको ही लिख लेना है। तो वर्क डन ड्यूरिंग एडियाबैटिक प्रोसेस। नाउ वर्क डन ड्यूरिंग एडियाबैटिक प्रोसेस, एडियाबैटिक प्रोसेस। अब एडियाबैटिक प्रोसेस में आते हैं, वर्क डन ड्यूरिंग एडियाबैटिक प्रोसेस। ठीक है, तो एडियाबैटिक प्रोसेस में हमारे पास क्या होता है, वही बात आ गई कि हमारे पास आप पिस्टन जो है वो क्या होगा, सिलेंडर और पिस्टन दे आर परफेक्टली इंसुलेटेड। क्या होंगे ये, इंसुलेटेड होंगे, ये सारे इंसुलेटेड हैं, राइट। यहाँ पिस्टन है ये हमारा, और ये सारा क्या है, इंसुलेटेड है। पी क्या है, प्रेशर, वी क्या वॉल्यूम, टी क्या टेम्परेचर। ऐसे ही होता है, वही हमने बताया कि हमारे पास जो P है प्रेशर है, V है वॉल्यूम है, और T क्या है, टेम्परेचर है, राइट। अब आपने क्या करना है, कंसिडर, राइट डाउन, अब मैंने नहीं लिखना बोर्ड के ऊपर, राइट डाउन, कंसिडर 1 मोल ऑफ एन आइडियल गैस, कंसिडर 1 मोल ऑफ एन आइडियल गैस contained in an insulated cylinder fitted with a perfectly insulating piston, fitted with a perfectly insulated piston of area of cross section A, of area of cross section A, right, clear. Let the volume of the gas be V. Let the volume of the gas is V, and P is the pressure of the gas. P is the pressure of the gas which is exerted on the walls of the container and piston. क्लियर, समझ आ गई। एंड ड्यू टू दिस प्रेशर द गैस एक्सपैंड, लेट द गैस इज अलाउड टू एक्सपैंड, ऐसे बोल देते हैं, लेट द गैस इज अलाउड टू एक्सपैंड। जब हमने गैस को एक्सपैंड करने के लिए छोड़ दिया तो ये पिस्टन ऊपर की तरफ मूव करेगा। सपोज करो ये कितना डिस्टेंस मूव किया, ds। फर्क क्या है पहले उसमें, उसमें क्या था, वॉल्स हमारी कंडक्टिंग थी, इसमें क्या है, इंसुलेटेड वॉल्स, राइट। लेट द गैस इज अलाउड टू एक्सपैंड एंड पिस्टन मूव्स थ्रू अ डिस्टेंस dx। पिस्टन क्या करेगा, थ्रू अ डिस्टेंस क्या करेगा, dx मूव करेगा, वो मैंने आपको बताया। Now force acting on the piston, force acting on the piston कितना होगा, अब तो पता चल गया ना, फोर्स क्या होती है, प्रेशर इनटू एरिया, इज द प्रेशर इज द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, राइट। तो एक्सटर्नल वर्क डन बाय द गैस, सो वर्क डन बाय द गैस वो भी निकाल लो, वो भी आपको पता है, वर्क डन बाय द गैस, गैस ने वर्क किया तो वो वर्क कितना है, dw कितना बना, एफ डी एक्स। अब मैं ये नहीं बताऊंगा कि एफ डॉट डी एक्स, एफ डी एक्स कॉस जीरो, ये वो सारा इसमें आया, मैंने सिंपल एक्सपेरिमेंट बता दिया कि हमारे पास dw किसके बराबर आया, एफ डी एक्स के बराबर। अब एफ किसके बराबर है, p इंटू ए, वो भी पुट कर दो, ये नोट कर लिया आपने, सारा कर लिया, वेरी। चलो अब dw किसके बराबर आ गया, एफ डी एक्स, ये बन गया dw दैट इज इक्वल टू एफ डी एक्स
आर डी डब्ल्यू दैट इज इक्वल टू पी ए डी एक्स। आर क्या बन गया ये पी डी वी। ए इंटू डी एक्स क्या होता है डी वी, बताया था मैंने, दैट इज द इंक्रीज इन द वॉल्यूम ऑफ द गैस। व्हाट इज दिस ए डी एक्स दैट इज डी वी। व्हाट इज डी वी दैट इज द इंक्रीज, क्योंकि जैसे ही गैस एक्सपेंड करती है उसका वॉल्यूम इंक्रीज हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, राइट। सो डी वी क्या है, दैट इज द इंक्रीज इन द वॉल्यूम ऑफ द गैस। क्लियर। फिर वही बात V1 क्या है, इनिशियल वॉल्यूम, लेट V1 बी द इनिशियल वॉल्यूम ऑफ द गैस और V2 क्या है, दैट इज द फाइनल वॉल्यूम ऑफ द गैस। V1 क्या है हमारे पास, दैट इज द इनिशियल वॉल्यूम ऑफ द गैस। V2 क्या है, दैट इज द फाइनल वॉल्यूम ऑफ द गैस। तो टोटल वर्क डन कैसे होगा, द टोटल वर्क डन बाय द गैस, टोटल वर्क डन बाय द गैस कितना है, दैट इज W, इट इज इंटीग्रेशन ऑफ dW, इट इज इंटीग्रेशन फ्रॉम V1 टू कितना है V2, क्या आएगा PdV। ओके, वो समझ आ गई, इतनी बात क्लियर होगी। मतलब हमारे पास जो वर्क डन आया बेटा वो आया V1 टू V2 PdV। ये एक्सप्रेशन हमने रखना, इसी को ही हमने आगे करना है। अब हमने P की वैल्यू फाइंड करनी है। P की वैल्यू अब हमने ऐसा नहीं करना कि P इज इक्वल टू RT। नाउ दिस इज एन एडियाबैटिक प्रोसेस। वो था आइसोथर्मल जिसमें Pv इज इक्वल टू RT था। तो एडियाबैटिक प्रोसेस में Pv RT के बराबर नहीं होता है, राइट। तो अब ध्यान से देखना, एज द प्रोसेस इज एडियाबैटिक, राइट डाउन, एज द प्रोसेस इज एडियाबैटिक। सो एज द प्रोसेस इज एडियाबैटिक, तो एडियाबैटिक प्रोसेस में हमारे पास क्या होता है, PV गामा दैट इज इक्वल टू कांस्टेंट। करवाया था मैंने, कांस्टेंट को हम K मान लेते हैं। गामा क्या था वहाँ पर, दैट इज इक्वल टू CP/CV, ये किया हुआ है। PV गामा इज इक्वल टू कांस्टेंट, यहाँ से P की वैल्यू निकालो। सो P किसके बराबर आ गया, K/V की पावर कम। तो ये P की वैल्यू हम यहाँ पर पुट करेंगे। सो हमारे पास जो W आ गया वो किसके बराबर आ गया, इंटीग्रेशन ऑफ V1 टू V2। P की जगह हम क्या पुट करेंगे, K/V गामा इंटू dV, राइट। समझ आ गई, कुछ भी नहीं किया हमने, सिर्फ ये P की वैल्यू यहाँ पर पुट कर दी। ओके, अब हमने इसको सॉल्व करना है, ये टर्म को सॉल्व करना है, राइट। इस टर्म को सॉल्व कैसे करेंगे, ध्यान से सुनना है आप, इसको सॉल्व कैसे करना है, ये हमारे लिए प्रॉब्लम है। बाकी तो सारा इजी हो गया काम। अब आपको ये भी पता है कि इंटीग्रेशन ऑफ x की पावर n dx किसके बराबर होता है, x की पावर n+1 ओवर n+1। यही हमने किया, प्लस हम कांस्टेंट आता तो हम अब यहाँ पर नहीं ले रहे हैं, बस इतना तो है ना, x इक्वल n+1 अपॉन n+1। इस इक्वेशन को अब हमने इंटीग्रेट करना है, सारा नोट कर लिया आपने। अब हम इस इक्वेशन से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। ये सारा मिटा देता हूँ। हमारे पास इक्वेशन क्या है, W दैट इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ V1 टू V2 K ओवर V गामा इंटू dV। K कांस्टेंट है, K इज द कांस्टेंट, तो K को हम बाहर निकाल लेते हैं। हम लिखेंगे K V1 टू V2 V की पावर माइनस गामा V। ये V ऊपर जाके माइनस गामा हो जाएगा। अब इसकी इंटीग्रेशन क्या होगी, दिस इज x, दिस इज n, तो क्या बन गया W दैट इज इक्वल टू K। इसकी इंटीग्रेशन क्या आएगी अब, V माइनस गामा प्लस 1, क्योंकि हमने ऐड करना होता है माइनस गामा प्लस 1, जो पावर उसमें प्लस 1 ऐड करना है, कहाँ से कहाँ तक, फ्रॉम V1 टू V2। ओके, क्लियर होगी बात, पता चल गया। बस अब क्या है, अब ये हमारे पास माइनस गामा प्लस 1 मीन्स 1 माइनस गामा लिख सकते हो आप इसको, तो इसको बाहर निकालो, K इंटू 1 माइनस गामा, ये बाहर आ गया।
अंदर क्या रह गया आपके पास v माइनस गामा प्लस 1, कहाँ से कहाँ तक v1 टू v2। आप पहले अपर लिमिट फिर माइनस लोअर लिमिट, सो यू विल गेट w दैट इज इक्वल टू k ओवर 1 माइनस गामा v2 माइनस गामा प्लस 1 माइनस v1 माइनस गामा। क्लियर है? कुछ समझ आ गई बच्चा? हाँ, क्या था इसमें? कुछ भी नहीं था। ओके क्लियर? अब के को अंदर ले जाओ, थोड़ा इसको हम सेट कर देते हैं, थोड़ा सा हम इसको सेट करेंगे, ठीक है? चलें आगे। अब के को अंदर ले जाओ, यहाँ पर दिखाई दे रहा है जवाब, ये बन गया 1/1 माइनस गामा के v2 माइनस गामा प्लस 1 माइनस के v1 माइनस गामा प्लस 1। ये आपके पास इक्वेशन आ गई। इस इक्वेशन को रखना है, बाकी सारा हमने यहाँ पर मिटा दिया क्योंकि आपने नोट कर लिया। डन। चले अब हमारे पास क्या है, एज द प्रोसेस इज एडियाबैटिक। प्रोसेस क्या है? एडियाबैटिक। एज द प्रोसेस इज एडियाबैटिक, as the process is adiabatic, so P1 V1 gamma that is equal to P2 V2 gamma। पता है ना कि हमारा प्रोसेस क्या है? एडियाबैटिक है, तो ये सारी टर्म क्या आनी चाहिए? कांस्टेंट आनी चाहिए, क्योंकि P V गामा क्या है? कांस्टेंट है। तो P1 V1 गामा और P2 V2 गामा क्या होना चाहिए? ये भी कांस्टेंट होना चाहिए। तो हम K की वैल्यू पुट कर देंगे। सो W that is equal to 1/1 माइनस गामा। अब K की जगह हम चाहे ये पुट कर दें चाहे ये पुट कर दें, क्योंकि दोनों का प्रोडक्ट सेम। तो यहाँ पर V2 वाली टर्म है, वहाँ पर हम V2 वाला पुट करेंगे। ध्यान से देखना, यहाँ पर V1 है, वहाँ पर 1 वाली टर्म, यहाँ पर 1 है, वहाँ पर 1 वाली टर्म ऐड कर देंगे K की जगह। यहाँ पर 2 वाली है, वहाँ पर 2 वाली। अब देखो यहाँ पर क्या है, K V2 माइनस गामा प्लस 1। तो मैं यहाँ पर क्या लिखूँगा? K की जगह P2 V2 गामा, उधर क्या था? V2 माइनस गामा प्लस 1, राइट? माइनस के यहाँ V1 वाली है तो V1 वाली टर्म कर P1 V1 गामा, और क्या था साथ में? V1 माइनस गामा प्लस 1। ये थी टर्म हमारी। ध्यान से देखो, यहाँ पर सिर्फ मैंने K की वैल्यू पुट की है यहाँ से तक। अगर V2 वाली है तो V2 वाली यहाँ पर लगा दी, यहाँ पर V1 है तो यहाँ पर V1 जो P1 V1 वाली वो वैल्यू रख दो। कोई डाउट? कोई डाउट नहीं। K की वैल्यू पुट किया, इसमें डाउट होने की कोई सवाल नहीं पैदा होता, है ना? अब W हमारे पास आ गया 1/1 माइनस गामा। इधर देखो ये V2 गामा है, ये माइनस गामा है, तो प्लस गामा माइनस गामा कैंसिल, क्या बच गया? P2 V2 गामा वाली टर्म कैंसिल होगी। देख लो, ये अगर हम इसको ऐड करते तो हमारे पास क्या आया था? V2 इकट्ठा करके गामा माइनस गामा प्लस 1, ऐसे ही आना था ना? V2 गामा माइनस गामा प्लस 1, माइनस गामा क्या? तो V2 का और क्या आ गई? 1 आ गई, तो हमने V2 लिख दिया। यहाँ पर P1 V1 रह जाएगा, क्योंकि यहाँ पर भी गामा और माइनस गामा कैंसिल, बचा क्या? 1 की पावर। क्योंकि जब हम इसको इकट्ठा करते हैं तो पावर इकट्ठी हो जाती है, तो इसमें भी ऐसे ही आएगा, यहाँ पर V1 आ जाएगा। तो एक ही पावर आएगी, एक पावर लिखने की जरूरत ही नहीं है। तो हमारे पास क्या बन गया? अब W को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, गैमा माइनस 1, P1 को आगे लिख लो और P2 को पीछे चल दो। माइनस साइन का हेर फेर है, तो मैंने माइनस साइन इसके साथ कर दिया, क्योंकि यहाँ पर 1 माइनस गामा था, मैंने गामा माइनस 1 कर दिया, इसमें माइनस बाहर आया था, फिर मैंने इसको भी एक्सचेंज कर दिया, इसमें भी माइनस बाहर आया, माइनस माइनस प्लस हो गया, तुम्हारे पास ये W है। सो P1 V1 माइनस P2 V2। ओके, समझ आ गई? पता चल गया? लेकिन आपको ये भी पता है कि हमारा जो टेम्परेचर है वो फॉल होता है, ड्यूरिंग एक्सपेंशन जो है वो टेम्परेचर डिक्रीज होता है। ये तो पता है ना कि जब कोई भी चीज़ एक्सपेंड करती है तो टेम्परेचर कम हो जाता है। सो सपोज करो हमारा टेम्परेचर जो है वो फॉल किया फ्रॉम T2 टू T1। लेट, ये नोट कर लिया आपने? एक स्टेप और है बस। ओके, लेट टेम्परेचर, let the temperature of the gas falls from
T2 to T1, टेम्परेचर आपका फॉल कर रहा है फ्रॉम T2 to T1। तो हमारे पास एक इक्वेशन थी PV इज इक्वल टू RT, तो इसका मतलब P1 V1 किसका होगा RT1, P2 V2 किसका होगा RT2। समझ आई? तो PV nRT के बराबर, तो आइडियल गैस इक्वेशन तो हमारी यही है, PV इज इक्वल टू nRT, है ना। n हमारे पास 1 है, तो P1 V1 किसके बराबर हुआ RT1, P2 V2 किसके बराबर हुआ RT2। तो आप P1 V1 की जगह क्या कर सकते हो, यहाँ पर P1 V1 की जगह क्या कर सकते हो RT1, और P2 V2 की जगह क्या कर सकते हो। गॉट इट? समझ आई? इस R को आप बाहर निकाल लो, ये R जो है आपका बाहर आ जाएगा, तो मैं यहाँ से मिटा देता हूँ, तो ये आपका R है। तो हमारे पास एक्सप्रेशन क्या बना, T1 माइनस, राइट। सो दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर वर्क डन ड्यूरिंग एडियाबैटिक प्रोसेस। ठीक है, क्लियर? अब ध्यान से सुनो, वर्क इज डन बाय द सिस्टम, मतलब गैस जो है वो वर्क करती है तो सिस्टम एक्सपेंड करता है। जब सिस्टम एक्सपेंड करता है तो वर्क डन क्या होता है, पॉजिटिव होता है। वर्क डन पॉजिटिव होता है तो इसका मतलब क्या हुआ, अगर वर्क डन पॉजिटिव है इसका मतलब T1 इज ग्रेटर देन T2। अगर वर्क डन पॉजिटिव है तो T1 क्या है, ग्रेटर देन T2। इसका मतलब क्या हुआ कि टेम्परेचर ऑफ सिस्टम डिक्रीजेस व्हेन इट एक्सपेंड्स एडियाबैटिकली। जब कोई भी सिस्टम एडियाबैटिकली एक्सपेंड करता है तो उसका टेम्परेचर क्या हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है। मैंने प्रूव कर दिया, कैसे, ध्यान से सुनना। अगर वर्क गैस कर रही है, वर्क इज डन बाय द गैस, मतलब सिस्टम एक्सपेंड कर रहा है, सिस्टम एक्सपेंड कर रहा है मतलब वर्क इज डन बाय द गैस। वर्क इज डन बाय द गैस मीन्स आपके पास वर्क क्या है, पॉजिटिव है, क्योंकि जो सिस्टम वर्क करता है तो वो पॉजिटिव आता है, हमने किया हुआ साइन कन्वेंशन। तो वर्क आपका पॉजिटिव, पॉजिटिव तभी आएगा अगर T1 ग्रेटर देन T2 होगा। अगर T1 लेस देन T2 होगा तो माइनस साइन आ जाएगा। आपको पता ना कि अगर ये बड़ा है 10 माइनस 6 मान लो उसको, तो पॉजिटिव आएगा। अगर 6 माइनस 10 करोगे तो नेगेटिव आएगा। तो इसका मतलब अगर वर्क आपका पॉजिटिव है इट मीन्स कि T1 जो है ग्रेटर देन T2 है। इसका मतलब जो टेम्परेचर है वो आपका सिस्टम का क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। T1 ग्रेटर देन T2, T2 बाद वाला टेम्परेचर, T1 पहले वाला है, तो T1 ग्रेटर है, T2 क्या है, स्मॉलर है, तो इसका मतलब टेम्परेचर डिक्रीज हो रहा है। तो इसका मतलब वर्क डन हमारा क्या हुआ, पॉजिटिव। वर्क डन पॉजिटिव है, वर्क इज डन बाय द सिस्टम, तो हमारे सिस्टम का टेम्परेचर डिक्रीज होगा और सिस्टम जो है जब एडियाबैटिकली क्या करेगा, एक्सपैंड करेगा। तो कंक्लूजन हमारे पास क्या निकला कि व्हेन द सिस्टम एक्सपैंड्स एडियाबैटिकली द टेम्परेचर ऑफ द सिस्टम डिक्रीजेस। उल्टा कर दो, इफ वर्क इज डन ऑन द सिस्टम, हम इसको कंप्रेस कर रहे हैं मान लो, इसका मतलब वर्क इज डन ऑन द सिस्टम। अगर हम सिस्टम के ऊपर वर्क कर रहे हैं तो सिस्टम कॉन्ट्रैक्ट करेगा, मतलब गैस कॉन्ट्रैक्ट करेगी। अगर हम इसको कंप्रेस करेंगे, आपने क्वेश्चन पुट करना था मेरे कि सर हम इसको एक्सपेंड ही क्यों कर रहे हैं, हम इसको कंप्रेस क्यों नहीं कर रहे, कर लो कंप्रेस। जब आप इसको कंप्रेस करोगे तो आपका एक्सप्रेशन उसके अकॉर्डिंग आ जाएगा। नाउ अगर आप इसको कंप्रेस कर रहे हो इट मीन्स वर्क इज डन ऑन द सिस्टम। जब आप सिस्टम के ऊपर वर्क डन करते हो तो वो नेगेटिव होता है, वो हमें पता है, मतलब W आपका क्या आएगा, नेगेटिव आएगा। W नेगेटिव आएगा मतलब T1 जो है दैट इज लेस देन T2, तभी नेगेटिव आएगा। अगर T1 हमारा T2 से छोटा होगा तभी नेगेटिव आएगा। इसका मतलब T1 इज लेस देन T2, T1 इज लेस देन T2 का मतलब क्या हुआ कि हमारा टेम्परेचर जो है वो क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर हम सिस्टम के ऊपर वर्क कर रहे हैं और एडियाबैटिकली हम काम कर रहे हैं तो टेम्परेचर सिस्टम का क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। क्लियर है? तो टेम्परेचर सिस्टम का क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। सो टेम्परेचर ऑफ द सिस्टम इंक्रीजेज व्हेन इट इज कंप्रेस्ड एडियाबैटिकली। यहाँ पर सिस्टम क्या है, दैट इज गैस। ओके, क्लियर है? तो ये था आज आपके लिए। तो कल हम इसका कंपैरिजन करेंगे ग्राफिकल मेथड से, फिर उसके बाद आपके 4-5 आर्टिकल रह गए, फिर आपका थर्मोडायनामिक्स यस ख़त्म, उसके बाद थर्मोडायनामिक्स आपका ख़त्म हो जाएगा। ओके बेटा, तो ध्यान से पढ़ना है, कोई प्रॉब्लम हो तो आपने कर लेनी, और लेक्चर डेली देखा करो बेटा। फिर बाद में आपके पास इतने ज़्यादा लेक्चर हो जाएंगे कि फिर आप बोलोगे कि हमारे मार्क्स कम आ रहे हैं। फिजिक्स को कभी भी लाइटली नहीं लेना चाहिए। अगर आपने फिजिक्स को लाइटली ले लिया इसका मतलब फिर काम खत्म। ओके, गुड बाय।